सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सोच रही हूँ कि आज मैं सबसे पहले आप लोगों को किसी रोग के बारे में बताने से पहले ये बताने की कोशिश करूँ कि ये रोग आखिर हो क्यों रहे हैं। मैंने महसूस किया है कि हमारा खान पान बहुत ज़्यादा गलत हो गया है। वैसे ये बात सभी जो है स्वीकार करते हैं कि खान पान की वजह से रोग होते हैं, लेकिन खान पान में क्या? खान पान में सिर्फ ये नहीं कि गेहूँ, चावल, सब्जियां वगैरह पेस्टिसाइड्स और यूरिया डाल के पैदा की जा रही हैं। सिर्फ ये नहीं, केमिकल से चीज़ें प्रिजर्व की जा रही हैं। सिर्फ ये नहीं, ये तो एक मुद्दा है ही है। जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो सुनिए, अंकुरित अनाज। आप सभी अंकुरित अनाज खाते होंगे, सभी नहीं खाते तो मैक्सिमम लोग, मैंने सुना है कि वे नाश्ते में अंकुरित अनाज का ही प्रयोग करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी क्यों? अंकुरित अनाज की आखिर क्या ज़रूरत है? मैं आपको बताऊं, आप भी जानते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते। अंकुरित अनाज में प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो जाता है और प्रोटीन इतना हैवी हो जाता है कि शायद ही आपका लीवर उसे पचा पाए। जब लीवर पचा नहीं पाता है प्रोटीन तो क्या होगा? क्रिएटिनिन बढ़ेगी। क्रिएटिनिन बढ़ेगी तो किडनी ब्रस्ट होगी, यूरिन प्रॉब्लम आएगी। मैंने पिछले सेशन में यूरिन प्रॉब्लम के बारे में बात की थी। उस दिन कनेक्शन बहुत ज़्यादा धीमा था तो मैं ये बात कह नहीं पाई। मैं आज आपको बताती हूँ कि ये जो अंकुरित अनाज है मेरे हिसाब से बिल्कुल भी उचित नहीं है। अंकुरित अनाज वो भी सुबह खाना बिल्कुल नहीं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत ज़्यादा अध्ययन कर लिया है आयुर्वेद का या मैं बहुत ज़्यादा जानकार हो गई हूँ आयुर्वेद की, लेकिन मैंने जितनी भी किताबें अभी तक पढ़ी हैं, पुराने लेखकों की या नए लेखकों की, मैंने कहीं ये नहीं पढ़ा कि किसी ने कहा हो कि अंकुरित अनाज खाना चाहिए। कहीं नहीं मैंने पढ़ा। अपनी प्राचीन मतलब हमारे बुजुर्गों की जो जीवन शैली थी उसका जब मैंने अध्ययन किया तो ये मैंने ज़रूर देखा कि ये जो अनाज आप अंकुरित करके खाते हैं, चना, मूंग वगैरह वगैरह, मक्का, ज्वार, बाजरा वगैरह, ये सब जो है भून के खाया जाता था। वो भी कब? शाम के टाइम। शाम के टाइम, दिन डूबने के टाइम जब कलेवा होता था तो उस समय ये भूजा खाया जाए, जिसको भूजा बोलते थे, भूजा खाया जाता था। कुछ लोग आज भी भूजा खाने का चलन रखते हैं, शाम को भुना चना वगैरह खाते हैं, लेकिन उनके भुने चने की हालत आपने देखी है? या आप भी तो खाते होंगे, छिलका उतार के आप भुना चना खाते हैं। क्यों? ये जो भुना हुआ अनाज खाया जाता था इसलिए कि सबसे पहले इस अनाज में से प्रोटीन की मात्रा कम हो जाए और ये फाइबर का काम करे। इसमें से प्रोटीन और फैट दोनों कम हो जाए, क्योंकि फैट भी तो होता है, चना हो या दालें हो, फैट भी तो सब में होता है कुछ मात्रा में। ग्लूकोज भी होता है सभी में कुछ मात्रा में। प्रोटीन, फैट और ग्लूकोज, इन तीनों की कंडीशन कम करने के लिए, इन तीनों की मात्रा कम करने के लिए इनको भून दिया जाता है आग में या भाड़ में। जब ये भून जाते हैं तो मात्रा बैलेंस हो जाती है। अब ये अच्छे खासे फाइबर का काम करते हैं, पेट साफ करने का काम करते हैं। तो पेट साफ करने के लिए त्रिफला खाने की बजाय आप भुना अनाज खा लीजिए, वो भी एक मुट्ठी नहीं, अच्छी खासी मात्रा में। अगर आपको अपने बुज़ुर्गों की बातें याद हो या उनकी जीवन शैली आपने भी कभी ध्यान से देखी हो तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े मौनी, दौरी कुछ होते थे। मौनी भी बोला जाता था, दौरी भी बोलते थे। आजकल उनकी जगह प्लास्टिक की टोकरियों ने ले ली है। वो टोकरी की स्टाइल के होते थे, आजकल उनकी जगह तो प्लास्टिक की टोकरियों ने ले ली है या फाइबर की प्लेटों ने। लेकिन उस मौनी दौरी में वे भर कर के खाते थे।
हर व्यक्ति भर के खाता था, थोड़ा बहुत नहीं। उनकी मात्रा कम से कम 5-6 मुट्ठी, उनकी ही मुट्ठी से 5-6 मुट्ठी से कम नहीं होती थी। उसके साथ आराम से चाहे जिसकी चटनी, नमक, गुड़, जिसका जैसा टेस्ट, ये खाना तो मेरी समझ में आता है। लेकिन अंकुरित अनाज तो समझिए, मुझे लगता है कि हमारी किडनी और लीवर दोनों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। अच्छा, आपने एक बात महसूस की है कि ये जब से हमारे देश में अंकुरित अनाज खाने का चलन बढ़ा है, ये जो समय है ये 10 साल से पहले का नहीं है। 10 से आप 15 साल रख लीजिए। मुझे नहीं लगता कि 15 साल पहले हमने ज़्यादा अंकुरित अनाज खाने के बारे में सुना या देखा किसी को खाते हुए। अब आप इतने वर्षों में अपने देश में डायलिसिस की मशीनों की और डायलिसिस सेंटर की जितनी संख्या बढ़ी है, उनको आप ध्यान में रखिए। आपको समझ में आ जाएगा कि ये अंकुरित अनाज खाने से आपकी किडनी पर असर पड़ा, क्रिएटिनिन बढ़ा। जब आप प्रोटीन पचा नहीं पाएंगे तो क्रिएटिनिन बढ़ना ही बढ़ना है। क्रिएटिनिन की मात्रा हमारे शरीर में 1 होती है, कुल जो मेज़रमेंट है मेडिकल का वो 1 पॉइंट पर होती है। 1 से जो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, डॉक्टर्स बता देते हैं कि आपको डायलिसिस करानी पड़ेगी या दवा खानी पड़ेगी, नहीं तो किडनी फेल हो जाएगी। और किडनी फेलियर के ही पेशेंट ज़्यादातर होने लगे। क्यों होने लगे? उसका मेन कारण मैं इसी अंकुरित अनाज को मानती हूँ। दूसरा उसका एक और कारण है, वो है रिफाइंड ऑयल। तो उस पर तो हम बाद में बात करेंगे, आज अंकुरित अनाज पे ही बात करते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी इस बात में थोड़ी बहुत सच्चाई है कि ये अंकुरित अनाज हमारी किडनी के लिए, हमारे लीवर के लिए अच्छा नहीं है, तो अगर आप खा रहे हो तो खाना छोड़ दीजिए, तो आप अपने आप को बचा लेंगे। अब दूसरी जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, मसाले सबके खाने में होते हैं, सबके घरों में होते हैं, लेकिन उन मसालों में क्या होता है? मसाले या तो आप रेडीमेड लेते हैं, ठीक है, मैं रेडीमेड के बारे में तो कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन अगर आप घर में वैसे ही अलग अलग लेकर के यूज़ करते हैं तो क्या पड़ता है? एक धनिया, मिर्चा, हल्दी, अमचूर, बस धनिया, मिर्चा, हल्दी, अमचूर और ज़रा जीरा। क्या मसाले बस इतने ही होते हैं? नहीं, मसाले का मतलब दालचीनी है, बड़ी इलायची है, जावित्री, जायफल, लौंग, ये सारी चीज़ें तो मसाले में होती हैं। काली मिर्च, कबाब चीनी, ये सारी चीज़ें तो मसाले में होती हैं। ये तो आपने डाली नहीं। आपने क्या किया? आप दालचीनी उबाल के रोज़ पीते हैं। जो दालचीनी मसाले में पड़ती थी, मसाले सब्जियों में पड़ते थे। पहले तो मसाले भून करके सब्जियों में पड़ते थे, पहले तो मसाले भून के पीसे जाते थे, फिर उनके बाद वो सब्जियों में भी भुने जाते थे, फिर सब्जियों में भूनने के बाद फिर पकते भी थे। इतना होने के बाद उनमें भी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स और उनके केमिकल कंपाउंड भी बहुत काफ़ी, मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा जो है कंपाउंड होते हैं वे। तो इसलिए ये मसाले जो है ऐसे आप डायरेक्ट जो अब लेने लगे, जैसे कि हम किसी से पूछें कि क्या पीते हैं तो वे बताते हैं कि हम रोज़ दालचीनी उबाल के पी लेते हैं, दालचीनी के साथ और क्या क्या सौंठ डाल लेते हैं। जबकि मैं आपको बताऊं, सौंठ भी रोज़ खाने की चीज़ नहीं है, अदरक रोज़ खाने की चीज़ नहीं है। अदरक और सौंठ औषधि इन चीज़ों में आते हैं। लोग बिना अदरक की चाय नहीं पीते हैं और ये लीवर को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। ज़्यादा अदरक खाने से मैं आपको बताऊं कि फैस्टुला हो सकता है, पाइल्स होता है। मैक्सिमम लोगों को पाइल्स की जो शिकायत है वो सिर्फ अदरक खाने की वजह से है। अदरक और लाल मिर्च। आपने मसालों के और आइटम तो ऐड ही नहीं किए अपने मसाले में। आप सिर्फ दालचीनी को ही मसाला मान लेते हैं कि आपने दालचीनी उबाल के पी ली, आपको उसका पर्याप्त जो है गुण मिल गया। अब कबाब चीनी है, काली मिर्च है, जायफल, जावित्री, उसके अलावा सौंठ और लौंग, इलायची, बड़ी इलायची के अलग गुण हैं, छोटी इलायची के अलग गुण हैं। जब ये सारी चीज़ें मसाले में पड़ती थीं, चक्रफूल है और भी एक घास होती है, रतन जोत है, ये सारी चीज़ें जब मसाले में पड़ती थी तो वो मसाला बनता था। वो मसाला आपके शरीर में बहुत सारे केमिकल्स की पूर्ति करता था। आपके शरीर की जो ग्लैंड्स हैं,
थायराइड ग्लैंड्स और पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये सारी ग्लैंड्स एकदम प्रॉपर तरीके से काम करती थी। अब क्या होता है, अधिकांश लोगों को थायराइड हो जाता है, और यही मसाला केवल धनिया, मिर्चा, हल्दी और अमचूर वाला मसाला खाने से पेट निकल आता है। पेट निकलने के कितने सारे पेशेंट हैं। मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं गिनाने पड़ेंगे, अगल बगल निगाहें घुमाएंगे तो आपको वैसे ही 80% लोग नज़र आएंगे कि जिनका पेट निकला हुआ है। और उनसे आप पूछेंगे क्या खाते हैं तो वो बताएंगे बस एक रोटी खाते हैं, थोड़ा सा चावल खाते हैं, एक रोटी खाते हैं, उनका यही जवाब होता है। लेकिन हमारा वजन बढ़ा जा रहा है, पेट निकला जा रहा है। तो बताइए इसमें दोष किसका है? आपके खान पान का है। आपने मसाले खाने छोड़ दिए, आपने भूजा खाना छोड़ दिया, मतलब भुने अनाज खाना छोड़ दिए, और आपने अंकुरित अनाज खाना शुरू कर दिया, जबकि अंकुरित अनाज का कोई सिस्टम ही नहीं है। सवेरे जो बेड टी ली जाती है, बेड टी तक तो ठीक है, मैं इसे एक तरह से थोड़ा ठीक मानती हूँ, क्योंकि रात भर सोने के बाद जो बीपी हाई रहता है, सवेरे उठिए तो लगभग सभी का बीपी हाई रहता है। तो उस बीपी हाई को बैलेंस करने के लिए बेड टी बड़ी अच्छी चीज़ है। आप अगर और बहुत सारी जगहों की बात करें, बहुत सारी जगहों का जो जैसे बनारस में उठा लीजिए, बनारस में सुबह सुबह जो नाश्ता किया जाता है उसमें क्या होता है, दही जलेबी, मतलब मीठा नाश्ता। कहीं भी सुबह के नाश्ते में नमक नहीं होता है। ये जो नमक ना होने का ये प्राचीन काल से हमारे यहाँ चला आ रहा है, वो सिर्फ इस कारण, इसके पीछे भी आयुर्वेदिक कारण है, इसके पीछे हमारे स्वास्थ्य का कारण है। इसलिए कि सवेरे जो है हमारा बीपी, सबका ही बीपी हाई ही होता है। जब हम मीठा खाते हैं, पानी पीते हैं, मीठा खाते हैं, तो बैलेंस हो जाता है। तो हम ऑटोमेटिक अपने शरीर को अपने खान पान से बैलेंस किया करते थे। अब ऐसा नहीं है। ये दो जो चीज़ें हैं जो मैंने अभी तक देखी कि मैक्सिमम लोगों की बीमारी का ये कारण है। आप भी इस पर मनन कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरी बात को ही 100% ब्रह्म वाक्य मान लीजिए, ना, कतई नहीं। आप इसको सोचिए, मनन कीजिए, आपको लगे कि मेरी बात में कोई सच्चाई है, तब आप इसको फॉलो करिए। किसी की भी बात को आपको सोच के समझ के ही फॉलो करना चाहिए। लेकिन केवल गूगल से पूछने से काम नहीं चलेगा। गूगल जो है सर्वशक्तिमान, सर्वविद्वान नहीं है। इसमें वही चीज़ें फीड है जो मेरे आप जैसे लोग डाल देते हैं, थोड़ा अपने दिमाग से, थोड़ा किसी और के दिमाग से। कुछ किताबें पढ़ के, कुछ भी ना किताबें पढ़े, यही सब चीज़ें हैं। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि आप खुद भी चिंतन मनन कर लीजिए कि जो बातें मैं कह रही हूँ उसमें सच्चाई कितनी है, फिर आप उसको फॉलो करिए। अब ये चीज़ें तो मैंने बताई। अब थोड़ा हम लोग बीमारियों पर बात कर लें, छोटी छोटी बीमारियों पर। थोड़ी देर पहले की बात है, एक सज्जन बता रहे थे, मैं कहीं गई थी, वहाँ पर एक सज्जन थे, वो बता रहे थे कि उनकी एक आँख से पानी गिरता है। हमेशा नहीं, जब वो सोने चलते हैं, सोने के 1 घंटे के बाद उनकी आँखें लाल लाल हो जाती हैं। आँखें, दोनों आँखें नहीं, एक आँख लाल लाल हो जाती है, उसमें से वो सूज जाती है, उसमें से पानी गिरने लगता है। वो ये बता रहे थे, हमने झांसी इलाज कराया, उड़ीसा इलाज कराया, कहाँ कहाँ इलाज कराया, अब यहाँ लखनऊ में इलाज करा रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, प्रॉब्लम आपकी आँख में हो तब तो किसी की दवा से फ़ायदा होगा। प्रॉब्लम तो आपके कान में है। जिस साइड की आँख आपकी सूज रही है, आप उस साइड के कान में तेल डाल के सोइए, आपकी आँख आपको प्रॉब्लम नहीं देगी। आपकी आँख में प्रॉब्लम नहीं है और इलाज सारे लोग आँख का कर रहे हैं, इसलिए आपकी आँख को फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। आप कान में तेल डाल के सोइए, प्रॉब्लम कान में है। कान में कहीं कुछ अटका हुआ है, कहीं कोई ऐसी कठोर चीज़ अटक गई है जो जिसको रिपेयर होने की ज़रूरत है। तो तेल देखिए 2 काम करता है। तेल जो है किसी घाव को भी रिपेयर कर देता है। अगर तेल कोई कचड़ा होता है कान में तो वो भी बाहर निकाल देता है। तो तेल एकदम सेफ़ है। अब आप पूछेंगे कौन सा तेल? तो तेल तो मैं सरसों का ही सबसे अच्छा मानती हूँ, लेकिन आप कोई भी डाल सकते हैं जो आपकी प्रकृति के अनुकूल हो। अगर आपको नारियल का डालना पसंद है तो आप नारियल का डाल लीजिए।
आप कोई और ठंडा तेल डालना चाहते हैं, आंवले उवले का या बादाम का डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। तेल से मतलब आयुर्वेद में केवल स्नेहन से होता है। स्नेहन का अर्थ होता है कि ग्रीसिंग, स्नेहन का अर्थ होता है ग्रीसिंग, बॉडी की ग्रीसिंग भी होनी चाहिए। तो इसलिए कान में तेल डालना कहीं से नुकसानदायक नहीं है, बिल्कुल निरापद है। तो उन सज्जन का उदाहरण आप में से भी अगर किसी को, जितने लोग मुझे देख सुन रहे हैं, अगर आपको भी कभी ऐसा लगे कि हम जो है इधर आपके गाल में, मुंह में या दांत में या नाक में कहीं भी अगर एक साइड में ही कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप सबसे पहले ये करें कि अगर नाक में प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपनी आँखों को भी ज़रा साफ़ करने की कोशिश करें। आँखों को ठंडे पानी से धोएं या आँखों के ऊपर आँखें बंद करके उसके ऊपर तेल की मालिश करें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अन्यथा आप आँखों में देसी घी लगा लें। तो ये सारी चीज़ें करने से आँखों को भी आराम मिलेगा और आँखों की रोशनी भी बढ़ेगी। नाक में आप तेल डाल के सोएं। ये सब चीज़ें तो छोटी छोटी हैं और घर में की जा सकती हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए अनावश्यक डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर दांत एक साइड में दर्द कर रहा है तो दांत का आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले फिटकरी से कुल्ला कीजिए। हो सकता है कि छोटा मोटा पायरिया या कीड़ा लग गया हो जिसकी वजह से वो दर्द शुरू हुआ है, तो आप अगर फिटकरी से कुल्ला करेंगे, फिटकरी के पानी से, फिटकरी का पानी भी कैसे बनाना है, ज़रा से पानी में फिटकरी को 2 मिनट रख लें। 2 मिनट भी बहुत हो जाता है। फिर निकाल दें फिटकरी को। उस पानी को अपने मुंह में बस आधा मिनट ही रखिएगा, क्योंकि फिटकरी का पानी ज़्यादा देर आप मुंह में रखेंगे ना तो फिर आपको चीनी नमक का स्वाद नहीं मिलेगा उसके बाद आप कुछ खाएंगे तो बस आधा मिनट रखिएगा। ये 1-2 बार कुल्ला कर लेंगे तो वो पायरिया ख़त्म हो जाएगा, वो कीड़ा मर जाएगा, आपको आराम मिल जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। इन सब से आपको ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैं अपने वीडियो में आप लोगों को बताती रहूँगी, ताकि इन छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए आपको अनावश्यक डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। और जब तक आप डॉक्टर के पास पहुँचते हैं तब तक आपको तकलीफ़ कितनी होती है। तकलीफ़ ही तो एक समस्या होती है कि कहीं पर अचानक से दर्द हो रहा है, कोई चीज़ सूजी हुई है, अनईज़ी फील हो रहा है, तो आपको भी तो अच्छा नहीं लगता है। तो उस कष्ट से राहत पाने के लिए मैं ऐसी छोटी छोटी सी तमाम चीज़ें मैं बताती रहूँगी। आप जब देखते रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। फिर आप अपने क्वेश्चन भी पुटअप करते रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन एक चीज़ और मैं बताऊं, बरसात का मौसम है। आज सवेरे ये प्रॉब्लम मुझे किसी ने बताई क्या थी, उन्होंने फ़ोटो भेजा था कि उनको पूरे शरीर में मोटे मोटे फफोले हो गए हैं, लंबे लंबे से फफोले हो गए हैं। वो खुजलाते नहीं हैं लेकिन वो फफोले हैं तो फिर खुजलाएंगे ही, अगर 2 दिन रुक जाएंगे तो ज़रूर खुजलाएंगे। फफोले जैसे हो गए हैं, अब उनका क्या करें? तो इसका सबसे सरल उपाय, ये कोई स्किन डिजीज़ नहीं है, ये कोई देखिए ये सोराइसिस की श्रेणी में आएगा, ये स्किन डिजीज़ की भी श्रेणी में आएगा। लेकिन इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने से पहले 2 उपाय मैं बता दे रही हूँ, उसको आप घर में कर लीजिए। ना आराम मिले तो आप किसी स्किन के डॉक्टर के पास बहुत आराम से जाइए। पहला उपाय है खट्टी दही लगाइए। दही जो खट्टी हो उसको पूरे शरीर में, मतलब जहाँ जहाँ फफोले हुए हैं, मैं तो कहूँगी आप पूरे शरीर में लगा लीजिए। पूरे शरीर में लगा करके आप छोड़ दीजिए, 10 मिनट 20 मिनट छोड़ दीजिए, फिर सादे पानी से नहा लीजिए। साबुन मत लगाइएगा। दही बड़ा काम करती है इसको वैसे कहा जाता है लोकल भाषा में कि कोई कीड़ा रेंग जाता है, वो बरसाती कीड़ा होता है, वो रेंग जाता है तो इस तरह से फफोले हो जाते हैं शरीर में। और ये रोग बरसात में ही होता है और किसी मौसम में नहीं होता है। तो एक उपाय तो ये हो गया कि आप खट्टी दही लगा लें। 1 बार 2 बार लगाएंगे तो मुझे लगता है 1 ही बार में आराम मिल जाएगा। 2 बार भी लगा सकते हैं, 2 दिन भी लगा सकते हैं। एक और उपाय है भैंस का गोबर। मैं कहूँगी गाय का गोबर तो आप कहेंगे गाय तो पता नहीं क्या क्या खाती है, पॉलीथीन वगैरह ये वो तमाम अचड़ा कचड़ा खाती है, तो हम उसका गोबर नहीं लगाएंगे। ठीक है, भैंस तो नहीं कोई खुली छोड़ता ना, भैंस तो ठीक ठाक खाना खाती है। जहाँ भी भैंसें आपके यहाँ पली होंगी, आपके गली मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके गांव में, कस्बे में, आपके घर से 2-4 किलोमीटर दाएं बाएं आगे पीछे कहीं ना कहीं भैंस तो पली ही होगी। आप वहाँ चले जाएं, भैंस का गोबर ले आएँ ताज़ा। भैंस के गोबर को आप पूरे शरीर में रगड़ के 5 मिनट छोड़ दें, तुरंत नहा लें। बस
इतना सा काम है, एक ही बार में सही हो जाएगा, दोबारा लगाना भी नहीं पड़ेगा। भैंस के गोबर से बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है, स्पेशली गर्भवती महिलाओं की कई बीमारियों का इलाज भैंस के गोबर से होता है। मैं आगे बताऊंगी इसको, और किसी दिन मैं बताऊंगी। आज तो ये मैं छोटी छोटी चीज़ें बताना चाह रही थी, जो सवेरे से तमाम प्रॉब्लम्स मैंने देखी हैं, तमाम लोग आए हैं अपनी परेशानी लेके, तो उनके बारे में मैंने आपको बताया। हाँ, और कोई आपके आसपास कोई ऐसी समस्या है, या आपको कोई ऐसी समस्या है, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। इधर 2-3 दिन से मेरा कनेक्शन धीमा चल रहा था, ठीक ठाक नहीं चल रहा था, तो मैं लाइव कर नहीं पा रही थी। और आजकल तो लाइट भी बहुत परेशान करती है, तो भी मैं लाइव नहीं आ पाई। लेकिन जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से अपना अनुभव, जो कुछ मुझे आता है, जितना कुछ मैंने अभी तक सीखा है, वो मैं आपको बताऊंगी ज़रूर। क्योंकि ये हमारे पुरखों की थाती है, हम लेके चले जाएं, इससे बेहतर है कि हम बता के जाएं। क्योंकि लेके जाने के चक्कर में ही हमारा आयुर्वेद बहुत पीछे रह गया, और हमारी पीढ़ी नई नई चीज़ों को देख के बस बर्बाद हुई जा रही है। क्योंकि उनके पास ज्ञान ही नहीं है, क्या चीज़ कैसे यूज करनी है उसका ज्ञान ही नहीं है। अब देखिए, मसाले सबके घर में थे, लेकिन मसालों में आप क्या गलती करते हैं आपको खुद ही नहीं पता था। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम एक दूसरे को बताते रहेंगे तो ज्ञान जिंदा रहेगा। हर चीज़ लिखी तो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि आज की पीढ़ी और आज के आगे आने वाली पीढ़ी भी किताबों में कम इंटरेस्ट लेती है। तो उनको आप बताना शुरू करेंगे तो बचपन से उनको ये सारी बातें याद रहेंगी, पता रहेंगी, तो वे करेंगे इसको अपने से। अच्छा, लेकिन और कुछ अगर आपको पूछना हो तो आप कमेंट में दीजिएगा ज़रूर। आप फ़ोन भी कर सकते हैं। मुझे ये अच्छा लगा कि मैक्सिमम लोगों ने फ़ोन ही करके अपनी परेशानी बताई, ये भी अच्छी बात है। लेकिन फ़ोन के साथ भी एक दिक्कत ये आ जाती है कि कभी मैं फ़ोन पिक कर पाती हूँ, कभी नहीं। मशीनें चलती हैं या दवा बनाने में मैं फंसी होती हूँ, तो उस वक्त मैं खुद को डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। क्योंकि दवा बनाते समय अगर किसी भी चीज़ का रेशियो बिगड़ता है तो दवा ख़राब हो जाएगी ना, इसलिए मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ खुद को, मैं फ़ोन पिक नहीं कर पाती हूँ। हाँ, मैं कॉल बैक करती ज़रूर हूँ। तो इसलिए आपको कोई भी समस्या हो, कोई परेशानी हो, तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। अगर मुझे उसकी जानकारी होगी, उसके लिए मैं कुछ रेमेडी बता सकूँगी तो ज़रूर बताऊँगी, और नहीं जानकारी होगी तो मैं आपसे क्षमा मांग लूँगी। धन्यवाद आप सभी को। नमस्कार।